बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं ला एजुकेशन अकेडमी चैनल। 12 माह के इस कोर्स में तमाम तरह के जुडिशल इम्तहानात देने वाले सिविल जजेस, मजिस्ट्रेट, सेशन जजेस, ADPP, DDPP, किसी भी तरह के लीगल इंस्पेक्टर या और कोई भी कम्पिटेंट जुडिशल एग्ज़ाम हो वो स्टूडेंट, उसके अलावा LLB के स्टूडेंट और वो लॉयर के जो ये चाहते हैं कि 12 माह में कानून को अज़बर याद कर लें, वो चाहे क्रिमिनल लॉ हो, वो चाहे फैमिली हो, वो चाहे सिविल हो, एनीवन कोई भी हो, तो उनको इस कोर्स में खुशामदीद। हमारे इस चैनल लॉ एजुकेशनल अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त दस्तयाब हो सके। जो लेक्चर हम दे रहे हैं इस पे हम किताब भी लिख रहे हैं। वो किताब इंशाअल्लाह ताला मार्केट में बहुत जल्द अवेल होगी और बहुत कीमती किताब होगी। वो एक ही किताब ऐसी होगी जो आपके LLB में भी काम आएगी, वही किताब आपकी जुडिशल इम्तहानात में भी काम आएगी, वही किताब आपकी प्रैक्टिस में भी पूरी ज़िंदगी काम आएगी। हम इस तरीके से उसको लिख रहे हैं। अब हम देखते हैं आज बड़ा कीमती लेक्चर है कि मोड ऑफ सम्मन। सम्मन जो होता है इसके तरीके क्या है, सम्मन भेजा कैसे जाता है। पहले तो देखें कि सम्मन होता क्या और क्यों भेजा जाता है। सम्मन कहते हैं कि अदालत का साइंड और सील्ड किया हुआ एक ऐसा हुक्मनामा जो किसी शख्स के पास जब भेजा जाए तो उसको ये बताए कि तुमने फ़लाँ डेट को, फ़लाँ दिन, फ़लाँ कोर्ट में हाजिर होना है इस वजह के तहत, तो उसको हम कहते हैं सम्मन। ये कैसे भेजा जाता है, तो आज हमने उसको कैसे भेजा जाता है वो पढ़ना है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे कि सम्मन भेजने के पीछे कौन सी डॉक्ट्राइन है, कौन सा फ़लसफ़ा है, तो आप कहेंगे अडी एल्ट्रम पेट्रम। यानी ये इसका जब हम इंग्लिश में इसकी वो करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो इसका मतलब बनता है कि हेयर दी अदर साइड, दूसरे को भी सुन लो। तो जब एक पार्टी, मिसाल के तौर पर मैं कोर्ट में गया कोई मुकदमा दायर करने के लिए, अदालत ने मेरा मुकदमा ले लिया, मेरा जो दावा था, मेरा जो सूट था वो इंस्टीट्यूट हो गया, वो दायर हो गया। अब कोर्ट क्या करेगी, जिसके ख़िलाफ़ मैंने दायर किया है उसको बताएगी तो सही ना कि भाई तुम्हारे ख़िलाफ़ आसिफ ने केस दायर किया है, तुम आओ अपनी सफाई दो। तो जो उसको बुलाती है ना कोर्ट, उसको कहते हैं सम्मन। तो जो उसको बुलाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, सम्मन उसको भेजा जाता है। ये उस मुद्दा अलह को यानी डिफेंडेंट को भी भेजा जाएगा और ये विटनेस को भी भेजा जाता है, जो गवाह होते हैं उनको भी सम्मन भेजा जाता है। तो इसके पीछे कौन सी वजह है, अडी एल्ट्रम पेट्रम के हेयर दी अदर साइड, के दूसरे को भी मौका दो, दूसरा भी अपनी सफाई में मौका दे। इस्लाम भी यही कहता है, कानून भी यही कहता है कि पहले दूसरे को सुनो, उसकी बात देखो। हो सकता है कि जिसने मुकदमा किया हो वो गलत हो सकता है किसी बेगुनाह को फंसाया जा रहा हो, तो दोनों को सुना जाए फिर फैसला किया जाए। अब आप हेडिंग दें रेलिवेंट प्रोविज़न। इसकी रेलिवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 27, यानी सेक्शन 27 ऑफ CPC ये, और ऑर्डर 5 रूल 1 एंड 10 to 20। देखो सेक्शन 27 है CPC की, इसके अलावा ऑर्डर 5 उसका रूल 1 है, और ऑर्डर 5 का रूल 1 तो है मगर ऑर्डर 5 रूल 10 से लेकर 20 तक भी इसी को डील करते हैं CPC के। क्रॉस रेफरेंस अगर आप देना चाहें, इसके अलावा कोई इमदादी हवाला देना चाहें, क्रॉस रेफरेंस देना चाहें कि वो भी इसके साथ इसकी मुआवनत में शामिल हो सकती सेक्शन है, उसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, यानी मुआवनत करने वाली सेक्शंस। हमारे पास है कि ऑर्डर आप लिखें कि जो क्रॉस रेफरेंस है वो लिख सकते हैं कि ऑर्डर 16 ऑफ CPC, ऑर्डर 16 CPC का, वो भी इसी तरह की बात करता है। और सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897
कि सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लासेस एक्ट 1897 ये भी इसी तरह की बात करता है, इसके क्रॉस रेफरेंस में दिया जा सकता है। इसके अलावा सेक्शन 64 to 74 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, यानी फौजदारी जो है हमारा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो है CRPC का, कि सेक्शन 64 से 74 तक वो भी इसका हवाला आता है। सिंपल वर्ड में अगर हम समन को बयान करना चाहें तो समन को क्या कह सकते हैं कि ए रिटन नोटिफिकेशन, एक ऐसा लिखा हुआ नोटिफिकेशन इशूड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, जो कोर्ट ऑफ लॉ इशू करती है इन ऑर्डर टू अपीयर बिफोर द कोर्ट, कि कोर्ट के सामने आके हाजिर हो इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जिस तरह मैंने बताया है, जिस तरह हमने कहा है कोर्ट का जो हुक्म है उसके मुताबिक आकर हाजिर हो। तो ये समन की सिंपल सी डेफिनेशन है। अब आप अगली हेडिंग दें। मैंने आपसे कहा था जब भी मैं आपको पढ़ाऊं, लेक्चर दूं, तो आप अपनी कॉपी और पेंसिल साथ रख के बैठा करें ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। और ये तो नोट्स आपके रफ तैयार होंगे, मगर इसके बाद जो हमारी बुक आएगी इंशाअल्लाह ताला वो बहुत तफसील से होगी और बहुत ही ईजी होगी इंशाअल्लाह। इश्यूज ऑफ समन, हेडिंग दे इशू ऑफ समन टू डिफेंडेंट अंडर सेक्शन 27। सेक्शन 27 के तहत जो है समन हम इशू करते हैं डिफेंडेंट को। याद रखना, ये डिफेंडेंट को समन इशू किया जा रहा है, ये विटनेस को इशू नहीं किया जा रहा, ये डिफेंडेंट को किया जा रहा है। कि हम किसके ज़रिए करते हैं? 27 के ज़रिए से। आपसे कहेगा टाइम फॉर सर्विस ऑफ समन अंडर ऑर्डर 5 रूल 1। आपसे कहेगा ऑर्डर 5 उसका रूल 1 के तहत टाइम बताएं जो सर्विस ऑफ समन की है। तो मैं आपको इसको पढ़कर थोड़ा सा सुना देता हूं ताकि आपको इसका अंदाज़ा हो जाए। When the suit has been duly instituted, a summon may be issued to the defendant to appear, कि जब एक दावा दायर हो जाता है तो सम्मन जारी किया जाता है डिफेंडेंट को कि वो अपेयर हो आंसर द क्लेम, जो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया, जो दावा किया गया उसका जवाब दे, ऑन ए डे स्पेसिफाइड इन इट। ये है बड़ा कीमती। आपसे कहेगा कि जो कोर्ट सम्मन जारी करती है, क्या वो ये कहती भाई तुम्हारा जिस दिन दिल चाहे तुम जब फारिग हो अपने कामों को निपटा कर रिलैक्स होकर जब आप आना चाहें, आपकी अपनी अदालत है, आप हाजिर हो जाएं? ऐसा नहीं होता। बल्कि कोर्ट क्या कहती है कि तुमने इस दिन इस अदालत में इस पेशी पर हाजिर होना है, तुम्हारे खिलाफ दावा दायर हुआ है। यानी स्पेसिफाइड टाइम होता है। ये नहीं कि वो जिस दिन उसका दिल चाहे वो उठ के चला जाए, ठीक है जी मेरा आज दिन फारिग है मैं हुआ हूँ, ये चीज़ें नहीं होती। आगे है नो नीड ऑफ इशू समन। आपसे पेपर में पूछेगा कि क्या ऐसा होता है कि समन की ज़रूरत नहीं पड़ती। पेपर में कहेगा कि आसिफ ने मुकदमा किया जाहिद पर, तो क्या ऐसा हो सकता है कि जाहिद को सम्मन भेजने की ज़रूरत ना पड़े? कोई ऐसा पॉइंट है, कोई ऐसा कानून में नुक्ता है? आप कहेंगे हाँ। अगर मैंने केस जाहिद के ख़िलाफ़ दायर किया और जाहिद को पता चल गया, कोर्ट के अंदर ही अपीयर हो गया वो कोर्ट में बग़ैर सम्मन भेजे, अब उसके पास सम्मन नहीं भेजा जाएगा क्योंकि वो तो खुद आ गया। हाँ, उसको केस का ना पता हो कि केस दायर हुआ तब भेजा जाता है। अगर मैंने दावा दायर किया उसी मौके पर जज साहब के सामने, वो भी अदालत में आ जाता है, उसी टाइम पे आ जाए या जो पेशी आगे पढ़ने वाली है उसके दौरान आ जाए और जज साहब को पता चल जाए कि ये बंदा मुतलका आ चुका है, तो अब उसको सम्मन जारी करने की ज़रूरत नहीं होती। जो हम पढ़ रहे हैं ना कि सम्मन कैसे जारी होता है, वो सवाल है हमारा, अब वो शुरू होता है। मोड ऑफ सर्विस ऑफ सम्मन, सम्मन भेजने के तरीके कितने हैं? ये 4 तरीके हैं, मगर इन चारों की आगे फिर अलग अलग और इकसाम है। ये 4 काइंड्स हैं, 4 काइंड्स हैं और उनकी सब काइंड्स और भी हैं। पहली काइंड है पोस्टल सर्विस, डाक के ज़रिए भेजना। दूसरी इसकी जो काइंड है वो है पर्सनल सर्विस, बज़ाते खुद बाय हैंड पकड़ा कर आना, उसको दे आना, उसको थमा आना। तीसरा है सर्विस बाय अफेक्सेशन, कि
उस सम्मन को, उसकी कापी को उसके घर के ऊपर दरवाजे पर चिपसा कराना, लगाना, या ऐसी किसी जगह पर लगाना कि जैसे उससे गुजरता है अपने घर से, जैसे बाहर निकलता है तो सामने किसी दीवार पर वो सम्मन लगा हुआ हो। तीसरा तरीका ये। चौथा है कि सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, कि ऊपर वाले अगर कोई भी तीन जो है वो इफ़ेक्टिव ना हुए, तीनों नाकाम हो गए, तो अब सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है कि भाई जो दिल चाहे उस बंदे को तमाम तरह के हरबे इस्तेमाल करो, उस तक किसी न किसी तरीके से इतला पहुंचा दो। ये 4 तरीके हैं। अब हम इनको बारी बारी पढ़ते हैं। पहला है पोस्टल सर्विस, कि हमारा ऑर्डर 5 उसका रूल 10A, ऑर्डर 5 रूल 10A क्या कहता है? वो ये कहता है कि आप किसी भी सम्मन को, डिफेंडेंट को रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए पहुंचाएंगे। आपसे पूछेगा पेपर में, रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए से सम्मन पहुंचाने का जिक्र कहाँ पर है? आप कहेंगे ऑर्डर 5 रूल 10A 10A में कहा गया। अब यहाँ पे एक लफ्ज़ बड़ा प्यारा इस्तेमाल हुआ, वर्ड सिमल्टेनियसली। सिमल्टेनियसली का मतलब ये है कि एक ही वक्त में आप क्या करें, पोस्टल ऑर्डर भी उसमें वो करवा दें, और उसके साथ आजकल जो है, जो सर्विस चल रही है कि जो पाकिस्तान पोस्ट सर्विस है, जो हमारी डाक है पाकिस्तान की, वो भी हम साथ भेजते हैं, और साथ कोई कोरियर सर्विस भी भेज देते हैं। हम क्या करते हैं कि कोई कोरियर सर्विस भी भेज देते हैं। तो पहला क्या आया, ऑर्डर 5 रूल 10A के तहत क्या कहा गया कि पोस्टल सर्विस के ज़रिए भाई उस तक आप इतला पहुँचा दें कि आपके खिलाफ दावा दायर हो चुका है। आपसे पूछे कोई केस ला इसके मुताबिक है, उसके मुतालिक है, आप कहेंगे हाँ। कि वो क्या है, 2006 CLJ, पेज नंबर है 431, 2006, किताब का नाम है CLJ, उसका सफ़ा नंबर है 431, उसमें भी यही वाली बात की गई। बड़ा कीमती नुक्ता कि इफ़ेक्टिव ऑफ पोस्टल सर्विस, कब अदालत मान लेगी कि उस बंदे तक सम्मन पहुंच चुका है। डाक के ज़रिए सम्मन भेज दिया गया, अब अदालत को क्या पता, अदालत कैसे माने, अदालत कैसे तसल्ली करे कि हाँ उस तक सम्मन पहुंचा है। तो उसके ये 2 तरीके हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ द पोस्टल सर्विस। पहला, व्हेन डिफेंडेड साइन एक्नॉलेजमेंट, कि जो हमने उस तक सम्मन भेजा था, जिस डाक के ज़रिए भेजा, उसकी वापसी रसीद पर उस डिफेंडेंट ने अपने साइन कर दिए कि मैंने इसको वसूल कर लिया। अगर वो साइन अदालत में आ जाएं तो अदालत अब तसल्ली कर लेगी, ठीक है भी उस तक सम्मन पहुंच चुका है। आता है उसकी मर्ज़ी, नहीं आता तो हम एक्स पार्टी प्रोसीडिंग कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है कि पोस्टल एम्प्लॉय इंडोर्स दैट द डिफेंडेंट रिफ्यूजेस टू टेक द पोस्टल डिलीवरी, कि या डाकिया खुद लिखे, लिखकर भेजे, इंडोर्स करके भेजे, वापसी रसीद पे लिख के भेजे कि मैं डिफेंडेंट के पास गया, उसको मैंने कहा ये भाई तुम्हारा सम्मन आया, वो कहता है मैंने लेना ही नहीं है, मैंने उसकी मिन्नत कर करके थक गया, उसने मुझे धमकियां दी कि यहाँ से चले जाओ, तो मैं वहाँ से आया हूँ, वो लेने को तैयार ही नहीं है। अगर डाकिए ये लिख दे तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि अदालत यकीन करके बैठ जाएगी कि उस तक सम्मन पहुँच चुका है, वो आए उसकी मर्ज़ी, ना आए उसकी मर्ज़ी। तो हमने पहला तरीका पढ़ लिया बाय पोस्टल सर्विस। दूसरा है पर्सनल सर्विस, कि बजाते खुद, बाय हैंड खुद उसको देकर आना, ये एक दूसरा तरीका है। इसमें क्या है कि कौन कौन से तरीके हैं बाय हैंड देने के। इसमें बाय हैंड देने के जो तरीके हैं वो हमारे पास 3 तरीके बयान हुए हैं। पहला है, देखो हम दूसरा क्या पढ़ रहे हैं, पर्सनल सर्विस के बाय हैंड देना। अब इसकी 3 तरह की किस्में कि हम बाय हैंड 3 तरीके से कैसे दे सकते हैं। पहली है सर्विस अपॉन द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, खुद ब खुद उस मुद्दा अलैब को, डिफेंडेंट को जाकर उसके हाथ में देना, भाई ये पकड़ो तुम्हारा सम्मन है, मैंने तुम्हें दे दिया। एक तो ये तरीका, ये बाय हैंड हो गया कि खुद मुद्दा अलैब को दे दिया, डिफेंडेंट को दे दिया। दूसरा है सर्विस अपॉन द एजेंट ऑफ डिफेंडेंट, अगर तो डिफेंडेंट खुद नहीं है, मुद्दा अलैब खुद नहीं है,
उसका कोई एजेंट हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, तब उसको भी दे दें, तो अदालत क्या कहेगी, बस बहुत हो गया, हमने उसके एजेंट को दे दिया है, तो उसका मतलब है कि डिफेंडेंट तक पहुंच गया है, अब वो नहीं आता तो ना आए। तीसरा तरीका क्या है कि सर्विस ऑन मेल मेंबर ऑफ फैमिली। तो आपसे पूछेगा कि जो बाय हैंड पर्सनल देने का होता है सम्मन, इसकी कितनी किस्में, आप कहेंगे इसकी मजीद 3 किस्में है, या तो डिफेंडेंट को दे दो, या उसके एजेंट को दे दो, या उनके फैमिली किसी मेल मेंबर को दे के आओ। अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं। पहला है सर्विस अपॉन द डिफेंडेंट हिमसेल्फ, कि डिफेंडेंट को देना। इसमें यह है कि जिसको सम्मन दिया गया, तामीली खुद गया और उसने जाकर क्या कहा कि ये सम्मन तुम लो, और उसने सम्मन अपने हाथ में वसूल कर लिया, ये बाय हैंड है, तो अदालत क्या करेगी, ठीक है उसको मिल गया, अब केस को आगे बढ़ा देगी। नंबर 2, सर्विस अपॉन एजेंट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट का जो एजेंट है उसके ऊपर हम पढ़ते हैं सर्विस अपॉन एजेंट। जो एजेंट के बारे के अंदर है वो है आर्डर 5 रूल 12 उसको डील करता है। आर्डर 5 रूल 12 में क्या कहा कि सर्विस अपॉन एजेंट कि पर्सनल सर्विस जो है वो एजेंट को भी दी जा सकती है। अब आपसे बड़ा कीमती नुक्ता पूछेगा, वो कहेगा कि एजेंट ऐसा है जो उस इलाके के अंदर रहता है, बल्कि पहले मैं आपको पढ़ के सुना दूं, आपको समझ आ जाएगा। एजेंट हु कैरीज ऑन बिजनेस ऑफ डिफेंडेंट, ऐसा एजेंट जो डिफेंडेंट के बिजनेस को कैरी ऑन कर रहा है, कि उसको भी आप दे सकते हैं। आप कहेंगे हाँ। देखो आर्डर 5 रूल 12 में आप क्या कर सकते हैं, उस एजेंट को दे सकते हैं जो कि उस डिफेंडेंट के साथ इलाके में रहता है। मैं यहाँ कारोबार कर रहा हूँ और मेरा एजेंट भी यहीं पे है, इसी इलाके में है, तो आर्डर 5 रूल 12 इसको डील करता है कि उसको आसिफ के एजेंट को जाके दे आओ। आर्डर 5 रूल 13 किसको डील करता है, वो ये कहता है कि आसिफ रह रहा है खानपुर में, मगर उसका एजेंट जो है आसिफ का पता ही नहीं चल रहा। याद रखना, एजेंट पे तब जाकर लागू होगा, ये बड़ा कीमती बात बता रहा हूं, जब डिफेंडेंट ना मिलता हो। मैं बड़ा कीमती आपको नुक्ता बता रहा हूं, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है कि डिफेंडेंट अगर मिल रहा हो, मैं खड़ा हूं, फॉर एग्जांपल मैं डिफेंडेंट हूं, साथ मेरा एजेंट खड़ा हुआ है। अब डाकिया ये तो नहीं करेगा कि मुझे छोड़कर जिसके नाम पे जारी हुआ है मुझे नहीं दे रहा और मेरे एजेंट को ढूंढता फिर रहा है वो कि आसिफ का जो है एजेंट कहाँ पे मैंने उसको देना है। ऐसा नहीं होता। सबसे पहले डिफेंडेंट को खुद देने की कोशिश करेगा, अगर वो नाकाम हो जाए तब एजेंट की तरफ आएगा। अब आर्डर 5 रूल 12 क्या कहता है, वो एजेंट जो उसी शहर में रहता हो, उसी जगह पे रहता हो जहाँ पे आसिफ रहता था, मगर आसिफ नहीं मिल रहा, अब उसके एजेंट को दे दे। रूल आर्डर 5 रूल 13 क्या कहता है कि आसिफ तो नहीं मिल रहा, डिफेंडेंट तो नहीं मिल रहा, मगर उसका एजेंट जो है वो एक ऐसे इलाके में है जो कि आसिफ के ही कारोबार को कैरी ऑन कर रहा है, उसके बिजनेस को लेकर चल रहा है, तो उसको भी आर्डर 5 रूल 13 के तहत हम दे सकते हैं। इसकी थोड़ी सी वर्डिंग देख ले ताकि आपको इसके समझ आ जाए कि आर्डर 5 रूल 13 अंडर आर्डर 5 रूल 13 व्हेन द डिफेंडेंट डज नॉट रिजाइड विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट, जब कोर्ट की जुरिसडिक्शन के अंदर जो है वो डिफेंडेंट ना रहता हो, यानी मुझे कोर्ट ने खानपुर में भेजा, मैं खानपुर से कहीं और शिफ्ट हो गया, मगर बट कैरी ऑन बिजनेस आर वर्क फॉर गेन विद इन सच जुरिसडिक्शन देन द सर्विस मे बी इफेक्टेड ऑन हिज एजेंट और मैनेजर, तो मेरे मैनेजर को या मेरे एजेंट को दिया जा सकता है। अभी तक हमने क्या देखा, हम दो पहला तरीका देखा कि सम्मन, पहला तरीका कि आप डाक के ज़रिए भेज दें, पोस्टल एड्रेस के ज़रिए भेज दें। हमने क्या देखा, पोस्टल एड्रेस में कब अदालत मानेगी कि जब या तो वापसी रसीद पर डिफेंडेंट के साइन हुए पड़े हों कि मैंने वसूल कर लिया, अदालत तसल्ली कर लेगी सम्मन पहुंच गया, इफ़ेक्ट हो जाएगा सम्मन का। या डाकिया वापसी रसीद पर लिख ले कि मैंने उसकी बहुत मेहनत की मगर वो सम्मन लेने को तैयार ही नहीं है,
तब भी अदालत क्या समझेगी, अच्छा नहीं लेता तो ना ले, हम यही समझकर चलेंगे कि उसको पता चल गया कि मेरे खिलाफ केस है, नहीं आता ना आए। अब दूसरा तरीका है पर्सनल, ये था पोस्टल, दूसरा है पर्सनल। 4 तरीके थे ना, पहला हमने पढ़ लिया पोस्टल, दूसरा पढ़ रहे पर्सनल। पर्सनल में ये है कि खुद डिफेंडेंट के हाथ में देकर आया जाए, नहीं तो अगर डिफेंडेंट ना मिले तब एजेंट को देंगे, तो अगर डिफेंडेंट नहीं है तब उसके एजेंट को या उसके मैनेजर को दे आओ, उसके एजेंट को दे आओ। नंबर 3, अगर डिफेंडेंट नहीं है और उस इलाके में नहीं है जिस इलाके में कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, मगर वहाँ पर उसका कोई एजेंट या मैनेजर बिजनेस कैरी ऑन कर रहा है, वर्क कोई कर रहा है वहाँ पर, उसके बिजनेस को लेके चल रहा है, तो तब उसके मैनेजर को दिया जा सकता है कि भाई तुम्हारा जो मालिक है उस तक ये इतला पहुँचाओ, ये सम्मन है, उनसे को जहाँ बैठे हैं वहाँ से तशरीफ़ लेकर इस शहर में आए, तो इस शहर में आपके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ। एक और आपसे पूछेगा एजेंट इन चार्ज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्या उसको भी हम दे सकते हैं कि वो कारोबार तो नहीं कर रहा? बड़ा कीमती कि एजेंट जो है वो डिफेंडेंट का, आसिफ का जो एजेंट है वो आसिफ का कारोबार नहीं कर रहा, मगर आसिफ का कोई प्लाट मकान उसकी कस्टडी में है, उसका इंचार्ज है वो, तो क्या उसको भी हम सम्मन दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, ऑर्डर 5 रूल 14 के तहत हम उसको भी सम्मन दे सकते हैं। इसका आखिरी कि सर्विस ऑन मेल मेंबर ऑफ फैमिली, यानी पहला था कि पोस्टल एड्रेस के ज़रिए, दूसरा है पर्सनल। पर्सनल में क्या आ गया, इसका आखिरी आ गया कि सर्विस ऑन मेल मेंबर ऑफ फैमिली, ये है ऑर्डर 5 रूल 15। आपसे कहेगा डिफेंडेंट नहीं मिल रहा तो क्या उसके किसी फैमिली मेंबर मगर मेल होना ज़रूरी है, क्या उसको आप सम्मन दे सकते हैं और किस जगह पे लिखा है दे सकते हैं? आप कहेंगे ऑर्डर 5 रूल 15 में लिखा कि अगर कोई भी, अगर डिफेंडेंट नहीं मिलता तो उसके किसी फैमिली मेंबर को जो मेल हो, जो 16 साल तक का कम से कम हो, ठीक है, कम से कम उम्र देखो क्या, मेल हो, 16 साल तक की उम्र हो, प्लस वो उसके साथ रिजाइड करता हो, वहाँ रहता हो। ये नहीं कि मेरा कज़न यहाँ से गुजर रहा था मोटरसाइकिल पर, वो रहता है मुल्तान, वो खानपुर में से वैसे ही आया हुआ था, तो वो बाइक पर मुल्तान से खानपुर आया, वो यहाँ से गुजर कर जा रहा है और डाकिए ने कहा इधर आओ भाई, ये तुम्हारे रिश्तेदार का वो आया हुआ है आसिफ का सम्मन, उसको दे देना। ये नहीं, क्या होना चाहिए, वो रिजाइड करता हो वहाँ पर, मेरी फैमिली के साथ रहता हो, मेरा बेटा हो, मेरा भतीजा हो, भांजा हो, साला हो, एनीवन कोई हो जो मेरे साथ रिजाइड रहता हो, 16 साल का और मेल हो, फीमेल नहीं, मेल हो, 16 साल का हो कम से कम, और वो रिजाइड करता हो। ये 3 शर्तें होंगी ऑर्डर 5 रूल 15 के तहत, तब उसको दिया जा सकता है। तो हमने 2 तरीके पढ़ लिए, 4 तरीकों में से 2 पढ़ लिए कि पहला है पोस्टल, दूसरा है पर्सनल। अब तीसरा पढ़ रहे हैं सर्विस बाय अफेक्सेशन अंडर ऑर्डर 5 रूल 17, ऑर्डर 5 रूल 17 के तहत अफेक्सेशन कर देना। जब ऊपर के 2 मामले नाकाम होंगे तब तीसरा आएगा, याद रखना, तीसरा वैसे नहीं आता। अगर हम पोस्टल के ज़रिए पहुंचा सकते हैं तो हम क्यों फिर ये उसके घर के बाहर ये चिप्सा करेंगे, चिपकाएंगे, या अगर उसके मेल फैमिली मेंबर को दे सकते तो हम क्यों ये करेंगे? तो ये कब आता है, ऑर्डर 5 रूल 17 कब अप्लाई होता है, याद रखना, जब ऊपर वाले 2 नाकाम हो जाएं, कि दोनों तरीके जो ऊपर हमने पढ़े हैं वो नाकाम हो जाएं, तब क्या करेंगे, ऑर्डर 5 रूल 17 के तहत हम क्या करेंगे कि उसके जो सम्मन होगा उसकी घर के दरवाजे पर या उसके ऐसे किसी जगह पर उसको हम लगा देंगे कि जहाँ पर उसकी नज़र पड़ती हो, कोई रीज़नेबल प्लेस होगी, तो वहाँ पर हम लगा देंगे। ठीक, अब कौन कौन सी वजह है, आपसे पेपर में पूछा कौन सी ऐसी वजह है कि जिसके तहत हम अफेक्सेशन के ऊपर आते हैं। हम इस
कंडीशन पे, इस मरहले पे क्यों पहुँचे, थक हार के क्यों पहुँचे? आप कहेंगे दो वजह होगी, तब अफेक्सेशन होगी, वरना नहीं। पहली, रिफ्यूज़ल बाय डिफेंडेंट, डिफेंडेंट लेना ही नहीं चाहता, मैं लेता ही नहीं, ना कोई फैमिली मेम्बर है, ना कोई उसका एजेंट है। अब क्या करेंगे? उसके घर के दरवाजे के बाहर या किसी उसके सामने दीवार पे चिपकाएंगे। या फेलियर ऑफ सर्विंग ऑफिसर टू फाइंड डिफेंडेंट, कि जो डाकिया है, जो तामीली है, ठीक है, जो डाकिया है या तामीली है, वो जगह देख देख कर थक गया, मगर उसको डिफेंडेंट नहीं मिल रहा। हाँ, उसका घर है, ना कोई फैमिली मेम्बर है, ना अब उसका ना फैमिली मेम्बर है, ना उसका कोई एजेंट है, और ना डिफेंडेंट खुद लेना चाहता है, वो मिल ही नहीं रहा। अब क्या करेगा? जो तामीली होगा, जो सम्मन लेके जा रहा होगा, वो क्या करेगा? वो उसके घर की दीवार पे चिपकाएगा। अब आपसे पूछेगा किस मैनर में चिपकाएगा? वही तरीका कि आप क्या करें कि उसके घर के दरवाजे पे या कॉन्स्पिशियस पार्ट कोई ऐसा हिस्सा जो उसकी नज़र के बिल्कुल सामने हो, यानी ऐसा जो मुनासिब एरिया हो कि जहाँ से आते जाते सबको पता चल रहा हो कि ये सम्मन लगा हुआ है, तो वहाँ पे सम्मन चिपका सकता है। ये हमने क्या पढ़ लिया? तीसरा तरीका पढ़ लिया। अब आखिरी तरीका है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस अंडर ऑर्डर 5 रूल 20। ऑर्डर 5 रूल 20 के तहत अब ये क्या है? ये है सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। आपसे पूछेगा इसके मुतालिक कोई केस ला है? ऑर्डर 5 रूल 20 तो कहता है कि अगर ये तीनों तरीके ऊपर के नाकाम हो जाएं, अब आप क्या करें? अब ये चौथा आखिरी तरीका अपना के देख लें, मरता क्या ना करता, वही वाला हिसाब। तो आप कहेंगे हाँ, ये ऑर्डर 5 रूल 20 तो बात कर रहा है, मगर इसके अलावा हमारे पास केस ला है 2001 SCMR पेज 99, 2001 SCMR किताब का नाम है, सफ़ा है 99। ये किसको डील करते हैं? ये इसी को सब्स्टिट्यूटेड सर्विस को डील करते हैं कि SCMR 2001 SCMR पेज है 99 ये, और ऑर्डर 5 रूल 20 इसको डील करते हैं। आपसे पूछेगा कौन से ऐसे तरीके हैं, क्या ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम इस चौथे तरीके पे पहुंचे? आप कहेंगे ये वाली बातें हो तो पहला, व्हेन डिफेंडेंट कीप हिमसेल्फ अवे फॉर द पर्पस ऑफ अवॉइडिंग समन, कसम खा बैठा है डिफेंडेंट कि कुछ भी हो, ना मैं खुद लूँगा, ना किसी फैमिली मेम्बर को सामने आने दूंगा, ना किसी एजेंट को सामने आने दूंगा, पता ही नहीं लग रहा वो कब किसको दे। तब ये मजबूरी बनी, हम चौथे तरीके पे आए। तब ये मजबूरी बनी, हम चौथे तरीके पे आए। दूसरी वजह क्या है? एनी अदर रीजनेबल, तो क्या है? एनी अदर रिलायबल रीज़न, कोई दूसरी माकूल वजह हो तब। तो कौन सी दो हमने देखी कि डिफेंडेंट खुद जो है इरादा बनाकर बैठ गया, ना खुद लेना, ना किसी फैमिली मेल मेंबर को लेने देना, ना किसी एजेंट को लेने देना, तामीली के सामने इनको आने ही नहीं दे रहा। अब हम इस चौथे तरीके पे पहुँचे, या कोई और माकूल वजह हो तो भी हम सब्स्टिट्यूटेड सर्विस पर आ सकते हैं। आगे है मैनर ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस। क्या है ये सब्स्टिट्यूटेड सर्विस? है क्या चीज़? ये है, पहला है कि हम बैक वक्त इस तरह करेंगे। क्या करेंगे? बाय अफेक्सिंग ए कॉपी ऑफ समन एट आउटर डोर, कि उसके घर के दरवाजे पे भी चिपकाएंगे। ये अब आखिरी हल है। कोर्ट ने कहा अच्छा, तंग आ गए इस शख्स से, ये आना नहीं चाह रहा, और हम भी आडी एल्ट्रम पैट्रम की तमाम लवाजमात पूरे करना चाहते हैं कि हेयर द अदर साइड। तो कोर्ट ने क्या कहा? इसकी एक कॉपी लो और उसके दरवाजे पे चिपकाओ। नंबर 2, अर्जेंट मेल सर्विस, या जो हमारे पास पब्लिक कॉरियर होता है, अदालत ने क्या कहा? तुम उसके घर पे भी चिपका कराओ, प्लस डाक के ज़रिए भी एक सम्मन भेजो, और साथ जो पब्लिक जो कॉरियर सर्विस होती है एक वो भी भेज दो।
कि चलो डाक लेट हो जाए, क्या पता वो मिल जाए। साथ साथ क्या करो, न्यूज़पेपर में भी डाल दो, खबरों में भी डाल दो। उसके अलावा मॉडर्न डिवाइसेस जितनी हैं, अखबार है, टीवी है, रेडियो है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, एनी वन, जो मॉडर्न डिवाइस है उस सब पे फैला दो कि इसके खिलाफ सम्मन जारी हुआ है। या इनके अलावा कोई और भी कोई तरीका हो जो जहन में आ जाए, जो रीज़नेबल हो, कोर्ट को एतमाद हो जाए कि नहीं ये वाला तरीका भी तो होता है, इस तरीके से वाकई इस तक पहुंच जाएगा, तो वो तरीका भी काम आ सकता है। तो देखो, आपसे कहेगा मोड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस जो सम्मन है वो कौन कौन से हैं, ये बड़ा कीमती है। पहला, उसके ये बैक वक्त करते हैं हम, उसकी दीवार पे भी चिपकाएंगे घर के दरवाजे पर, साथ डाक के ज़रिए, पोस्टल कोरियर सर्विस के ज़रिए भी भेजेंगे, फिर न्यूज़पेपर में भी दे देंगे, फिर मॉडर्न डिवाइसेस जितनी हैं, व्हाट्सएप है, रेडियो है, टीवी है, कुछ भी है, केबल वगैरह, एनी वन, जो भी चीज़ें हैं उन सब पे दे देंगे। और इसके अलावा कोई और भी तरीका मिल गया तो दे देंगे। ढोल बजवा देंगे उसके इलाके के अंदर, कि ढोल बजाकर बंदे इकट्ठे हो जाएं। पहले ज़माने में यही होता था कि जब सम्मन जारी होता था तो ढोल बजाए जाते थे, कि ड्रम बीटिंग होती थी, कि वो ढोल बजाते, सब लोग इकट्ठे हो जाते, तो फिर वो क्या कहता कि फ़लाँ बंदे के ख़िलाफ़ जो है वो सम्मन जारी हुआ, या कोई भी अहम ऐलान होता वो इस तरह करता था। आपसे पूछेगा, बड़ा कीमती, जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सम्मन है, जो चौथा है कि 3 तरीकों में हम हार गए, चौथा जो तरीका है ये अब हमने अपना लिया, अब क्या अदालत कोई और भी इंतज़ार करेगी उस जनाब साहब का? नहीं, ये अब आखिरी था। अदालत कहेगी आता है तो आए, नहीं आता जहाँ पे वहीं पे रहे। कि मैं चौथा तरीका अपना के देख ली हूँ, उसकी दीवारों पे चिपका दिया, घर के दरवाज़ों पे चिपका दिया, डाक भेज दी, कोरियर सर्विस भेज दिए, ढोल बजवा दिए, फेसबुक पे दे दिया, नेट पे दे दिया, न्यूज़पेपर में दे दिया, व्हाट्सएप पर दे दिया, अब हर जगह दे दिया। अब ये इतना नवाब है कि इसके लिए हम बैठे रहें? जब ये कर लेगी तो अब कोर्ट क्या करेगी? अब वो आता है तो ठीक, नहीं आता तो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करेगी, एक तरफा कार्रवाई करेगी। बड़ा में कीमती नुक्ता है ये। आपसे पेपर में कहेगा क्या फौरी एक्स पार्टी डिक्री जारी कर देगी? आप कहेंगे एक्स पार्टी डिक्री कभी भी नहीं होती, ये तो अपने जहन से निकाल दें कि एक बंदा आया नहीं उसी टाइम एक्स पार्टी डिक्री हो जाए। नहीं, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होती है, पहले कार्रवाई तो होने दो, पता तो लग रहा है तो उसके खिलाफ जुर्म किया है, उसने किया क्या है। पहले कार्रवाई होगी, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग होगी, एक तरफा कार्रवाई होगी, उसके बाद एक तरफा डिग्री होती है। अब आपसे एक और सवाल पूछ सकता है कि ये बताएं कि जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस सम्मन है, अदालत तंग आई पड़ी है कि 3 तरीके पहले अपना चुकी हैं, नहीं आता, अब ये जो मैं आखिरी तरीका अपना रही हूँ उसमें सब कुछ कर रही हूँ, ढोल शोल बजवा रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, अब इसको मैं कितना टाइम दूँ? वो कहेगी 15 दिन से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, बस 15 दिन है, ये सारे तरीके हमने करके देख लिए, नहीं आता ना आए। आगे है आखिरी हमारे लेक्चर का, आपसे ये कहता है कि एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू हो गई, सम्मन नहीं उसने लिया, उस तक नहीं पहुंचा, अब अचानक वो अदालत में आ गया, अब आकर वो कौन कौन से डिफेंस ले सकता है, कौन कौन से बहाने कर सकता है, क्या कह सकता है? वो ये 6 तरह की बातें कर सकता है कि मेरे साथ ये हो गुजरी थी, इसलिए मुझे सम्मन का पता ही नहीं चला। यह पढ़ के सुना देता हूँ क्या है। पहली है, इट वॉज मेड इन सच सर्कमस्टेंसेस नॉट जस्टिफाइड बाय लॉ। ये ऐसे हालात में सम्मन दिया गया जो कि कानून के तकाज़ों को पूरा ही नहीं करता था, तो मुझ तक पहुँचा ही नहीं। पहला बहाना ये कर सकता है, पहला डिफेंस ले सकता है। दूसरा, इट वॉज नॉट डन इन ए मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ। ये उस तरीके से दिया ही नहीं गया, वो तरीक़ाकार अपनाए नहीं गए जो कानून ने कहे थे। नंबर 3, देयर इज़ नो नोटिस ऑफ सर्विस इन एनी न्यूज़पेपर। मैंने तो किसी न्यूज़पेपर में ये आया ही नहीं, नोटिस नहीं आया। आप कहते हो फलां डेट को ये हमने नोटिस जारी करवाया है, तो मुझे तो मिला ही नहीं वो नोटिस, वो अखबार में तो है ही नहीं, ये कह सकता है। चौथा, डिफेंडेंट वाज नॉट मेड अवेयर बाय रिजोर्ट टू द मीन्स एडॉप्टेड।
वो कहेगा जो तरीके तुम लोगों ने अपनाए थे मुझ तक सम्मन पहुंचाने के, मैं तो उससे बाखबर था, मुझे क्या पता कि क्या हो रहा है, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, ना मेरे पास मोबाइल है, ना मुझे अखबार का पता, ना मेरे घर के बाहर कुछ चीज़ लग भी रही होगी तो भाई मुझे तो क्या पता, मैं फ़लाँ जगह पे गया था, ना मेरा कोई राब्ता था। यानी वो बेखबरी अपनी जो है वो अनअवेयरनेस जाहिर कर देगा। पांचवा, सर्विस वेयर मेड, जहाँ पे तुम लोगों ने ये सम्मन पहुँचाए थे, वेयर दे वर नॉट इफेक्टिव, वो तो इफेक्टिव ही जगह नहीं थी, वो तो इलाका मैं कब का छोड़ चुका हूँ, तुम वहाँ पहुँचा रहे, मैं तो कहीं और शिफ्ट हुआ पड़ा हूँ। आखिरी वजह, दिस सर्विस वाज गोट इफेक्टेड एट ए रॉन्ग प्लेस बाय फॉल्ट ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ ने मेरा पता गलत लिखवाया, मुद्दई ने पता गलत लिखवाया, मैं तो कहीं और रहता हूँ, पता उसने गलत लिखवाया तो मैं तो अपनी असल जगह पर रह रहा हूँ। जब पता ही मेरा नहीं है तो मेरे खिलाफ सम्मन क्या होगा। तो अब हमने इसमें क्या देखा, ये बड़े गौर से देखें। आज हमने इसमें क्या देखा, हमने इसमें देखा कि जो हमारे पास सम्मन होता है वो डिफेंडेंट के पास भेजा जाता है। जहन को रिलैक्स करें और इसके खुलासे को समझें। सम्मन जो होता है वो क्यों भेजा जाता है, इसलिए भेजा जाता है अडी एल्ट्रम पेट्रम, दूसरे की भी बात सुन लो, हेयर द अदर साइड। कोर्ट क्या करती है, चार तरीके अपनाती है। पहला तरीका क्या है कि पोस्ट के ज़रिए भेज दो, डाक के ज़रिए भेज दो। मगर कब जज साहब मानेंगे, यकीन कब करेंगे कि डाक वाकई पहुंची नहीं पहुंची? दो तरीके, या तो डिफेंडेंट ने वापसी रसीद पे साइन कर दिया हो कि मैंने वसूल कर लिया, या डाकिया कह दे भाई मैंने उसको कह के थक गया हूँ, वो लेने को तैयार नहीं है, तो डाकिए का ये लिखा हुआ वो काफ़ी जज साहब कहेंगे अच्छा नहीं आता ना आए। दूसरा तरीका है पर्सनल सर्विस। अब इसके पर्सनल सर्विस में ये वाली बातें आएंगी, या तो खुद डिफेंडेंट को पहुंचा दो, नहीं तो उसके किसी एजेंट को पहुंचा दो, नहीं तो उसके किसी फैमिली मेंबर को पहुंचा दो जो मेल हो, 16 साल कम से कम उम्र हो और वहाँ रहता भी हो, या उसका कोई एजेंट है जो उस इलाके के अंदर रह रहा है जिस इलाके में अदालत है, मगर डिफेंडेंट कहीं और रहता है, कहीं और चला गया है। जिस इलाके में अदालत है वहाँ पे उसका कारोबार चल रहा है, मगर कारोबार उसका मैनेजर संभाल रहा है, एजेंट संभाल रहा है, और डिफेंडेंट यहाँ से कहीं और चला गया है, तो अब उसके एजेंट को दे दो। या उसको भी दे सकते हैं कि जो उसकी इमूवेबल प्रॉपर्टी को डील कर रहा है, कि ना तो कारोबार को संभाल रहा वो, ना वो उसका कोई वो है, मगर वो क्या करता है, इंचार्ज है, उसकी तहवील में है उसकी कोई प्रॉपर्टी जो इमूवेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है और उसकी तहवील में है, तब उसको भी सम्मन दिया जा सकता है कि भाई उस तक पहुँचाओ, जायदाद जैसी चीज़ तुम्हारे पास है, तुम्हारा उससे राब्ता लाजमी होगा, उससे ये पहुँचाओ उस तक, ठीक है। तीसरा हमारे पास जो है तरीका क्या है, वो अफेक्सेशन। दो तरीके जब नाकाम हो जाएं, अब उसकी दीवार पर जाके चिपकाओ, या उसके किसी ऐसे एरिया में चिपकाओ, उसके घर के दरवाजे पे, या ऐसी किसी नुमाया जगह पर जाके हर आने वाले जाने को पता चले। जब ये तीनों सर्विस करके अदालत थक गई, अब आखिरी हल ढूंढेगी सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, कि जो भी तुमसे बन पड़ता है इसको ये पहुंचा दो, मगर 15 दिन से ज़्यादा इसको टाइम नहीं देना, इसने हमें बहुत जलील किया, 15 दिन से एक दिन इसको ऊपर नहीं देना। और उसको क्या करो, अखबारों में दो, इसके घर पे, इसके एड्रेस के ऊपर बजरिया डाक भेजो, इसके घर पे बजरिया कोरियर सर्विस भेजो, इसके घर के बाहर दरवाज़ों पे चिपकाओ, इसके सामने कोई नुमाया जगह वहाँ उसको लगाओ, व्हाट्सएप पे दे दो, फेसबुक पे दे दो, ट्विटर पे दे दो, ढोल बजवा दो, जो चाहे कर दो, मस्जिदों में ऐलान करवा दो। अगर ये अब ना आया तो 15 दिन है, नहीं आता, मैं एक्स पार्टी प्रोसीडिंग इसके खिलाफ जारी कर देती हूँ, एक तरफा कार्रवाई शुरू कर देती हूँ। तो 15 दिन के बाद नहीं आया, अदालत ने एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू करनी है, एक्स पार्टी डिक्री नहीं होगी।
अगर ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और डिफेंडेंट आ जाता तो वो क्या कह सकता है कि जज साहब जो कानून ने जो तकाजे बताए थे उस तकाज़ों को आपने पूरा नहीं किया, मुझ तक पहुँचा ही नहीं। हाँ, ये बड़ा कीमती है, ये जहन में आ गया। अगर उसको पता था कि सम्मन होता फिर रहा है, मगर वो नवाब साहब ये कह रहे हैं कि ये कानून के तकाजे पूरे नहीं हो रहे, भाई तू कौन है ये करने वाला? फॉर एग्जांपल मेरे खिलाफ जो सम्मन जारी हो रहा है, मैं छुप छुप के तो देख रहा हूँ कि सम्मन है, मगर मैं ये देख रहा हूँ कि ये गलत तरीके से बंदा कर रहा है, चलो मुझे बहाना मिल गया, मैं कह दूंगा कि नहीं कानून में तो इस तरह कहा गया है, मगर ये सम्मन इस तरह देता फिर रहा है। तो ये नहीं, अगर मुझे पता चल गया है और कोई अदालत को सबूत मिल जाता है कि आसिफ को पता था कि सम्मन है, बेशक अब उसके सर्विस की जो सम्मन की जो सर्विस है वो सही तरीके से नहीं हुई, तब कोर्ट उसको कहेगी कोई बहाना नहीं सुना जाएगा, तुम्हें पता था ना। हाँ, अगर उसको किसी भी ज़राए से पता ना हो और कोर्ट को सेटिस्फाई कर दे, अब जो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग या एक्स पार्टी डिक्री है वो उसके खिलाफ सेटिसाइड हो जाएगी, अब उसको मौका दिया जाएगा। यहाँ तक का था, दुआ में याद रखना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।